अध्याय 5 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कोस्नर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा है। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसा क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए उस समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से कह भर देता था और हर आदमी उसकी कही बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के समय अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जो अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध को ताकत मिली थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही नियमित इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूले। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने का और मध्य वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दी और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब और मध्य वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट है और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानदंडों पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही ज्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेशक मेरे उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूँ। उनके लक्ष्य बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतनी ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों की भर्ती कर सकें। ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी यह उनका काम था। जब मैं 10 साल का था तब से मैं अपने अमीर डैडी से यह सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से मैं यह सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे सरकार को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए।
दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहाँ मेरे डैडी होते थे, जो एक नामी सरकारी नेता थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सबों में बांट दिया जाता है। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्दी मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरफ देखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। जैसे मैंने बताया, अमीर पहले ही कॉर्पोरेशंस के बारे में जानते थे, जो पानी के जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्री की संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए कॉर्पोरेशंस का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉर्पोरेशंस में अपना पैसा डालते थे। फिर यह कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्हें उस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। आगे आने वाला चित्र दर्शाता है कि किस तरह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर बैठता है। अमीर लोग किस तरह को खेलते हैं। कॉर्पोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से हम अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे दो डैडियों ने शिक्षा दी, जिनमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजीपति। मुझे जल्द ही यह महसूस हुआ कि पूंजीपति में पैसे की ज्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किस तरह हराया। एक बार अमीरों से वसूलो का कानून पारित हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस बात से खुश हुए। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह पैसा नौकरियों और पेंशनों के रूप में आया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई रीसर्कुलेशन नहीं था। दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलो के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्य वर्गीय लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कॉर्पोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉर्पोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉर्पोरेशन नहीं बनाया या नहीं जानते कि कॉर्पोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉर्पोरेशन केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। यह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉर्पोरेशन का नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। कॉर्पोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देह बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कॉर्पोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह स्थायी इनकम टैक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा जैसे पहले बताया जा चुका है, कॉर्पोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं।
अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह खेल सकते। फिर वे भी पैसे से आज़ाद हो सकते और अमीर बन सकते। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीनों तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह बहुत समय ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलो का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया है जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं बल्कि वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों तथा अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप है, जिससे रियल एस्टेट बेचने वालों को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वह ज्यादा महंगे रियल एस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फायदा नहीं लेता। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगद ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्स की छूटों का लाभ नहीं उठाते वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मध्य वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वालों की संख्या से लगातार स्तब्ध होता रहता हूँ और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं और मैं जानता हूँ कि सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए और इसके लिए सरकार दोषी थी। मुझे यह सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई के पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर वार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉर्पोरेशंस के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए और उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। मेरा यह पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स से देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके, और मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है।
वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों न हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट की सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक ऐसी दुधारू गाय बन जाता था जिसे दुहा जा सकता है। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़ी का मालिक ही क्यों न बन जाए। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉर्पोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में मैं इस संभावना पर विचार नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशन का विचार जीवित रहा और जब मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा किस तरह करूंगा, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ के सामने नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरह मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे अब बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपने तनख्वाह के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ इतनी ज्यादा थी और जितना ज्यादा मैं काम करता था कटौतियाँ उतनी ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बातें करने लगे। यह सुनने में अच्छा लगता था, परंतु मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज भी सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थी, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। कटौतियों वाले तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखे तो यह उनके बिजनेस के लिए बहुत बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहाँ किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, उतना ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला और हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतना ही ज्यादा कटौतियां हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 तक मैं सेल्स में चोटी के 5 लोगों में से एक था, प्रायः नंबर 1। मैं चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉर्पोरेशन से कहीं ज्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी और वह पैसा जो मैं अपने कॉर्पोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्तियां वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर एक डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और ये सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे और वह भी टैक्स चुकाने से पहले।
मैंने जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरीके से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौर के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो सका था और कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूंगा, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितने ज्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे उतनी ही ज्यादा सूक्ष्मता की जरूरत होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह बाह्य मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को यह जानने की जरूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है। कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणाएं बच्चों को समझ में नहीं आएंगी क्योंकि यह जटिल होती है। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए यह एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब यह बाजार से गायब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया है। इसकी मांग बहुत ज्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाजारों की तकनीक दक्षताओं के सहारे कॉर्पोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। यह अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। पहला, टैक्स लाभ। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंतर घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी न हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। उदाहरण के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन का फायदा यह है, घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्यता भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय है और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। दूसरा, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपनी ज्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं।
जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं परंतु वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यवर्गीय लोग हर चीज के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है जो अमीरों से वसूलो, गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कि कारपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूँगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्ति हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कारपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जान लें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई है जो इन फायदों के बारे में विस्तार से बताती है और कारपोरेशन बनाने के लिए जरूरी सीढ़ियों को भी समझाती है। एक पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है थिंक एंड ग्रो रिच। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। मैं तो यही कहूँगा यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। संक्षेप में, कारपोरेशन के मालिक अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं, जबकि कारपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, फिर खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉर्पोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। अध्याय 6 सबक 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं।